तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको 9 फरवरी 2026 को होने वाली परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप ऐसे वीडियो की तलाश कर रहे हैं जहां पे आपको सभी वैसे प्रश्न मिले जो कि आपको परीक्षा में उपयोगी सिद्ध हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो में है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है। ठीक ना, गर्भ निरोधन करने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गर्भ निरोधन के बहुत सारी विधि हैं। उसमें से पहला है यांत्रिक या फिर भौतिक अवरोध के माध्यम से भी क्या किया जाता है कि गर्भ निरोधन को रोका जाए, यानी कि गर्भ में बच्चे को पलने से रोकना। और दूसरा विधि है रासायनिक विधि, यानी कि दवा का उपयोग करके भी क्या किया जाता है कि गर्भ निरोधन को रोका जाता है। या फिर शल्य चिकित्सक विधि द्वारा, यानी कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी महिलाएं जिनका जैसे मान लीजिए 2 बच्चा हो गया, 3 बच्चा हो गया, उसके बाद वो लोग क्या कर लेते हैं कि ऑपरेशन, जो आप लोग सुनते होंगे कि ऑपरेशन हो गया यानी कि बच्चेदानी को कट करवा देते हैं। तो उस विधि द्वारा भी क्या किया जाता है गर्भ निरोधन किया जाता है। और एक हो गया अंतरा गर्भाशय। ठीक ना, एक हो गया आपका अंतरा गर्भाशय, जैसे आप कॉपर टी के बारे में पढ़े होंगे, कॉपर टी का भी प्रयोग किया जाता है। और देखिए यांत्रिक या फिर भौतिक अवरोध, जैसे कि नर योनि में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए कंडोम का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सभी विधियों के माध्यम से क्या किया जाता है गर्भ निरोधन किया जाता है। ठीक ना, तो हम लोग उत्तर में ये 4 हम लोग उत्तर लिखेंगे। क्या क्या? यांत्रिक या फिर भौतिक अवरोध। ठीक ना, यांत्रिक यानी कि भौतिक अवरोध जिसमें शुक्राणुओं को प्रवेश से रोका जाता है। और रासायनिक विधि के द्वारा, यानी कि दवा का उपयोग करके भी हम लोग क्या करते हैं गर्भ निरोधन को रोका जाता है। और शल्य चिकित्सक विधि द्वारा, यानी कि ऑपरेशन करवा करके। और अंतरा गर्भाशय यानी कि कॉपर टी का प्रयोग करके। तो इस तरह से हम लोग 4 इसका उत्तर लिखेंगे कि इन माध्यमों से गर्भ निरोधन को रोका जाता है। ठीक, चलिए फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, या फिर इसके मिश्र धातु किसे कहते हैं। इसके 2 मिश्र धातुओं के नाम पूछा गया और इसका उपयोग पूछा गया है। ठीक ना, क्या पूछा गया है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो जब किसी भी धातु को किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ गलित अवस्था में क्या किया जाता है मिलाया जाता है। मिलाने से जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं को एक साथ मिला करके कोई अन्य धातु बनाया जाता है, या कोई अन्य धातु प्राप्त किया जाता है, या फिर 2 या 2 से अधिक धातु और कोई एक उपधातु को मिलाकर भी एक अन्य धातु बनाया जाता है, या फिर कोई वस्तु बनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक ना, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक ना, उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। देखिए मिश्र धातु के नाम हम लोग 2 नाम पूछा गया है, तो 2 नाम क्या लिखे, इस्पात लिखे, पीतल लिखे, आप कांसा भी लिख सकते हैं। ठीक ना, कि कांसा और पीतल 2 नाम आपको आसानी से और भी याद होता है। तो देखिए इसका उपयोग पूछा गया है कि आखिर इनका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में करते हुए आपको नजर आता है। तो देखिए इस्पात का उपयोग कहाँ होता है, तो जहाज तथा वाहनों के निर्माण में किया जाता है। ठीक ना, जहाज के निर्माण तथा वाहनों के निर्माण में किया जाता है इस्पात का उपयोग। देखिए अगर सिर्फ एक धातु का अगर उपयोग किया जाए तो वो कमज़ोर होता है। ठीक ना, तो वो सामान जल्दी क्षतिग्रस्त हो जाता है, टूट फूट जाता है। लेकिन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण से जब कोई वस्तु बनता है, नया पदार्थ बनता है, तो वो ज़्यादा मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है और वो हल्का भी होता है। फिर देखिए पीतल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो पीतल का उपयोग बर्तन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कांसा का भी आप देखते होंगे, कांसा का भी उपयोग हम लोग बर्तन बनाने के लिए अधिकतर करते हैं। ठीक ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब किसी धातु के अन्य धातु से किसी अन्य धातु अथवा अधातु के साथ जब उसे गलित अवस्था में उसका समांगी मिश्रण किया जाता है, यानी कि दोनों को मिलाया जाता है, तो जब जो नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ठीक ना, क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब हमें 2 मिश्र धातु का नाम पूछा गया है, तो क्या क्या हो गया आपका, एक हो गया इस्पात और दूसरा पीतल हो गया। ठीक ना, तो इस्पात का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो जहाज बनाने में, और वाहनों का जो पार्ट पुर्जा जो होता है ना, वाहन का पार्ट पुर्जा बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक ना, और वहीं अगर हम बात करें पीतल का, तो पीतल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, बर्तन बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये हम लोग इसका 2 उपयोग भी लिख लेंगे। ठीक ना, कोई दिक्कत है इस प्रश्न पे। चलिए फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है
कि दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं और इसका क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है। अब देखिए हम लोग दो दृष्टि दोष के बारे में तीन दृष्टि दोष हम लोग पढ़ते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टिता, है ना। हम लोग तीन दृष्टि दोष के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं। आप यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, आप अच्छे से समझिएगा कि दीर्घ दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोनों में एक कॉमन सा चीज़ है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जिसमें दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है परंतु निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना। तो जो जहाँ का वस्तु हमें दिखाई दे रहा है उसको वही दोष बोला जाता है। यानी कि जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है परंतु दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहेंगे। लेकिन जहाँ पे दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है परंतु निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दूर दृष्टि दोष कहेंगे, ठीक ना। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक ना, एक इस तरह से एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, पीलिया पाया हुआ व्यक्ति है, ठीक ना। अब इसको अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक सामान रखा हुआ है और एक सामान यहाँ पे रखा हुआ है। अब देखिए इसको अगर यहाँ का सामान उसको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है परंतु उसको सामने का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि वो जब मान लीजिए कोई किताब वगैरह पढ़ रहा है तो उसको सामने का चीज़ उसे दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि जब किताब या मोबाइल देखते हैं तो ऐसे दूर करके देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसे सामने का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है और दूर का वस्तु उसे साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष या फिर दीर्घ दृष्टि दोष है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो वो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं या फिर दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे दीर्घ है, दीर्घा हो गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक ना। और इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है, ठीक ना। इस दोष में क्या होता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे न बन के कहाँ पे बनता है, दृष्टि पटल के पीछे बनता है, तो जिसके कारण से वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। अब अगर यहाँ पे पूछा गया है कि भैया इसका कारण क्या है, ठीक ना, आखिर ये दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष क्यों होता है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा इसका क्या कारण है। तो इसका क्या क्या कारण है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक ना। अभिनेत्र लेंस का फोकस दूरी क्या हो जाता है, इसमें बढ़ जाता है दीर्घ दृष्टि दोष में। वहीं अगर हम बात करें निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक ना। आप एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे हो गया आपका दूर दृष्टि दोष और एक हो गया निकट दृष्टि दोष, ठीक ना। तो देखिए दूर का मतलब फोकस दूरी बढ़ जाना, ठीक ना, दूर में फोकस दूर हो गया, ठीक ना। दूर दृष्टि दोष में फोकस दूर हो गया और निकट दृष्टि दोष में फोकस क्या हो गया, सामने हो गया, यानी कि फोकस दूरी का कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष में फोकस दूरी कम हो जाता है और दूर दृष्टि दोष में फोकस दूरी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना। और देखिए जब फोकस दूरी बढ़ गया तो इसका नेत्र गोलक क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जब फोकस दूरी घट जाता है, जब फोकस क्या हो जाता है, घट जाता है, तो उसमें क्या होता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, ठीक ना। नेत्र गोलक लंबा हो जाना यानी कि फोकस दूरी घट जाना, नेत्र गोलक का लंबा होना यानी कि फोकस दूरी घट जाना, नेत्र गोलक का छोटा होना यानी कि फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक ना। और इसे किस प्रकार के लेंस के माध्यम से इसका हम लोग संशोधन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है तो उसके निवारण के लिए हम लोग कौन से लेंस का चश्मा उसे लगाएंगे, तो कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे, हमें उत्तल लेंस, ठीक ना। कौन सा लेंस का चश्मा लगाएंगे, उत्तल लेंस का चश्मा का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक ना। हम लोग लिखेंगे कि वह दृष्टि दोष जिसके कारण कोई व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है परंतु निकट रखी वस्तुओं को वो स्पष्ट रूप से या फिर साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। और इस स्थिति में प्रतिबिंब जो होता है वो दृष्टि पटल के पीछे बनता है यानी कि रेटिना से पीछे बनता है, ठीक ना। तो इसका दोष का कारण क्या है, तो फोकस दूरी का बढ़ जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, और इसे हम लोग उत्तल लेंस के चश्मे के द्वारा इसका संशोधन करते हैं। और अगर किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे हम लोग अवतल लेंस की सहायता से उसको दूर कर सकते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है प्रश्न पे, दीपा कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि जैव विकास तथा
वर्गीकरण के अध्ययन आपस में किस प्रकार परस्पर संबंधित है। ठीक ना, हम लोग देखिए जब कोई भी जीव जंतु का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है। तो देखिए हम लोग इसमें लिखेंगे क्या कि विभिन्न जीवों के कुछ समानताओं एवं विसमानताओं के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। यानी देखिए कौन कौन से जीव में एक समान स्वरूप देखने को मिलता है, यानी कि किसमें किसमें कौन कौन से जीव में समानता है। ठीक ना, ये चीज़ हमें जिसमें जिसमें एक समानता देखते हैं उसको एक अलग श्रेणी में रखते हैं, और जिसमें बिल्कुल अलग क्वालिटी का है उसे हम लोग अलग श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए जब दो स्पीसीज यानी कि दो जीव, कोई भी अलग अलग दो जीव, उसी को स्पीसीज कहते हैं। तो दो स्पीसीज के बीच में जितने अधिक अभिलक्षण क्या होंगे, समान होंगे। जैसे अभी देखिए मनुष्यों में और बंदर में, मनुष्य और बंदर जो हम लोग वनमानुष कहते हैं, ठीक ना, मनुष्य और बंदर में कुछ कुछ समानताएं देखने को मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि भैया हमारा उनके साथ बहुत नज़दीक का क्या है, संबंध है। ठीक ना, उनके और हमारे बीच में कुछ कुछ गुण मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि भैया इस धरती पे जितने भी जीव हैं क्या पहले सभी कोई एक ही जगह से एक ही जगह से आए हैं, तो बिल्कुल हाँ, एक ही जगह से आए हैं, परंतु उनके और हमारे बीच का दूरी बहुत ज़्यादा है, जिनके कारण उनके साथ हमारे बहुत मतलब कुछ कुछ गुण मिलते हैं, कुछ गुण एकदम नहीं मिलते हैं। यानी कि जिसके साथ हमारा जितना अधिक गुण मिलेगा उससे संबंध उतना करीबी का होगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई भी बच्चा का, अगर मान लीजिए एक बच्चा है, अगर इसका कुछ कुछ गुण क्या है कि जो गुण है वो माता पिता से कुछ कुछ गुण क्या होता है, मिलता है। कुछ कुछ क्या गुण मिलता है, दादा दादी से या फिर नाना नानी से, और कुछ गुण उसके भी ऊपर के लोगों से मिलता है। ठीक ना, तो इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा गुण मिल रहा है, अब देखिए ये जो इसका मान लीजिए ये माता है और ये पिता है, तो इसको कुछ गुण पिता से मिला। अब पिता के पास जो गुण है वो भी तो उसके माता पिता से कहीं ना कहीं मिला है, यानी कि इसका गुण इसके साथ मिल रहा है। तो इसका जितना अधिक गुण इससे मिल रहा है उससे ज़्यादा गुण इससे यहाँ से इसको मिल रहा है, यानी कि इसका इसके साथ क्या है, नज़दीक का संबंध है। ठीक ना, तो जितना ज़्यादा गुण मेरा जिसके साथ मिल रहा है उसके साथ क्या होगा, उसके साथ उतना ही ज़्यादा करीब का संबंध होता है। तो वही है कि जब दो स्पीसीज के बीच में जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी क्या होगा, उतना ही निकट का होगा। जितना अधिक समानताएं होंगी उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से ही हुआ होगा। ठीक ना, यानी कि जितने ज़्यादा गुण हमें एक दूसरे से देखने को मिलता है उतना ही हमारे पूर्वजों का भी पूर्वज क्या होगा, उतने ही निकट का होगा। ठीक ना, चलिए कोई दिक्कत है? चलिए, आप लोग जवाब नहीं दीजिएगा तो पता कैसे चलता है। फिर अगला प्रश्न है आपका कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक ना, प्रश्न क्या पूछा है कि भैया विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों में क्या क्या अंतर हमें देखने को मिलता है, और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी हमें लिखना है। यानी कि जब भी आपको उत्तर पूछा जाएगा, आप केमिस्ट्री में जब भी कोई भी प्रश्न का जवाब दीजिए, आपको उसका उदाहरण जरूर देना है। अगर आप उदाहरण नहीं देते तो आपका प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे पूछा है हमसे पहले विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं किसको है, तो देखिए विस्थापन अभिक्रिया जब भी कोई अधिक अभिक्रियाशील या फिर जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, आप इसको समझिए। देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुत करीबी के रिश्तेदार हैं। मान लीजिए आपकी उम्र के हैं, ठीक ना, 10 क्लास में पढ़ने वाले थे, इसी समय ये दोनों क्या बन गए, दोस्त बन गए। अब दोस्त बनने के साथ इनका उम्र धीरे धीरे बढ़ते गया, 20 साल 25 साल का हो गया। मान लीजिए ये कोई लड़का है, ठीक ना, ये कोई लड़का है, ये कॉपर क्या है, धातु है, इसको हम लोग लड़का मान लेते हैं, और ये क्लोरीन एक अधातु है, इसे हम लोग लड़की मान लेते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब दोनों की उम्र अगर 21 साल का उम्र हो गया है, अब दोनों को अब यहाँ पे लड़की का घर वाले ने क्या चाहा कि भैया लड़की का जल्दी से क्या हो जाए,
शादी हो जाए। अब जब लड़की का शादी करने के लिए इस लड़की के पास उतना एलिजिबल है क्या कि जितना इस शादी करने के लिए इसका घर वाले मानेगा, नहीं मानेगा। लेकिन ये जो जिंक है ये अधिक अभिक्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। यानी कि ये इससे पहले ये कहीं काम उम करके और बढ़िया अच्छा खासा पैसा कमाया था, तो ये क्या है, अधिक ताकतवर है। अब ये अधिक ताकतवर वाला क्या करेगा कि इसको इसके जगह से क्या कर दिया, हटा दिया और खुद इसके साथ क्या कर लिया, शादी कर लिया। यानी कि अब ये दारू पी के भांग खा के और बेवड़ागिरी करेगा कि धोखा दे दिया है कि नहीं, इसको क्या मिल गया, धोखा मिल गया। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है वो अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके मूलक से विस्थापित करके और क्या कर लिया, खुद उसके साथ ब्याह रचा लिया, ठीक ना, शादी रचा लिया। अब ये बेवड़ा अकेले क्या करेगा, दारू पी के मस्त रहेगा, है ना। तो जो हम लोग देखते हैं कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके मूलक से क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है और खुद उसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब एक हो गया आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक ना, कि हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आप लोग गांव में सुने होंगे घोलट पिया एक होता है, जैसे आप देखते होंगे कि एक पक्ष का लड़का लड़की, ठीक ना, जैसे मान लो इसके घर का एक लड़का है और एक इसकी बहन है, ठीक ना, लड़की है। अब दूसरे घर का, दूसरे पक्ष का भी एक, उसके घर में भी एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक ना। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि इसके घर का लड़का यहाँ की लड़की के साथ क्या कर लिया, शादी कर लिया, और यहाँ की लड़की के साथ ये लड़का शादी कर लिया। अब क्या होगा कि ये लड़की अपने घर से विस्थापित होकर इसके घर में आ गई, ठीक ना, और ये लड़की इसके घर से विस्थापित होकर इसके घर चले। यहाँ पे देखिए दोनों जगह से विस्थापन हो रहा है, ठीक ना, इसके यहाँ से ये लड़की विस्थापित हो रही है और यहाँ से ये लड़की विस्थापित हुई है। यानी कि दोनों ही क्या करते हैं, अपने मूलक से क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि अपने आयनों का, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अपनी बहनों का आदान प्रदान करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच में किसका आदान प्रदान होता है बच्चों, तो आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक ना। कि जब किसी भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक जब अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे सोडियम क्या किया, OH को क्या कर दिया, अपने जगह से विस्थापित कर दिया, ठीक ना, अपनी जगह से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया है। और ये सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लिया, ठीक है, किसके साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ, और क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड, ठीक ना। और यहाँ से OH को ये विस्थापित करके इस हाइड्रोजन के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बना लिया, जल बना लिया। यहाँ पे देखते हैं कि दोनों ही जो अभिकारक हैं वो दोनों क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक ना। कोई दिक्कत है ये दोनों प्रश्न पे, विस्थापन और द्विविस्थापन में, समझ में आया ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा है रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच में अंतर स्पष्ट करें, है ना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, रासायनिक गुणों के आधार पर, ठीक ना। जूली एक बार लिख देती, पूछे थे रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर लिखो, ये लिख देते भौतिक गुणों के आधार पर अंतर। कहती है कि धातु चमकीला होता है और अधातु चमकीला नहीं होता है, धातु कठोर होता है, अधातु कठोर नहीं होता है। जबकि यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है, रासायनिक गुणों के आधार पर, ना कि पूछा है भौतिक गुणों के आधार पर। तो हम लोग को किस कौन से गुण के आधार पर अंतर लिखना है, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए धातुओं के परमाणु क्या होते हैं, धन आयन होते हैं, ठीक ना। धातु के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, धन आयन होते हैं। जैसे हम लोग एक देखते हैं सोडियम का हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करें, ठीक ना, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है, ठीक ना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। अब इसका हम लोग संयोजकता देखते हैं, इस तरह से लिखते हैं कक्षा KLMN, ठीक ना, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो कक्षा K के पास कितना इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, 2, इसके पास 8 और एक बच गया तो 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो बच गया वो क्या करेगा, किसी और को ये क्या करेगा, दान कर देगा, यानी कि किसी को दे रहा है। कोई भी अधातु जिसको आवश्यक है इलेक्ट्रॉन का उसको ये क्या करेगा, दे देगा, यानी कि ये देता है। तो ये जो देने वाला है उसे हम लोग कहते हैं ये परमाणु क्या है, धन आयन है, ठीक ना, ये क्या है, धन आयन। और जबकि अगर हम लोग बात करते हैं अधातु का, तो अधातु क्या करते हैं, किसी से भी आयन लेते हैं,
यानी कि वो क्या है, ऋण आयन बनाते हैं, ठीक ना। अधातु क्या करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, जबकि धातु कैसा बनाते हैं, तो धातु धन आयन बनाते हैं, ठीक ना। और अगर हम बात करें धातु के ऑक्साइड की, तो धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, कैसी प्रवृत्ति के होते हैं, तो धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक ना। जब धातु ऑक्साइड जो होता है, जब जल के साथ अभिक्रिया कर किया जाता है तो वो हमें क्या निकलता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। जबकि अगर अधातु का बात करें तो अधातु का ऑक्साइड कैसी प्रवृत्ति का होता है, आम्लीय प्रवृत्ति का होता है, ठीक ना। कैसी प्रवृत्ति का होता है, आम्लीय प्रवृत्ति का होता है। और अगर हम बात करें तो धात्विय तनु अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, ठीक ना। जो धातु होते हैं वो तनु अम्ल में घुल करके क्या, कौन सा गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस, जबकि यह जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, ठीक ना। अधातु क्या करते हैं, तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करते हैं। हाँ, इसमें कुछ अपवाद है, जैसे धातु में हम लोग देखते हैं कि जैसे साधारण अवस्था में कुछ धातु ऐसा नहीं करते हैं, परंतु अधिकतर धातु क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। और देखिए धातुएं जो है सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक ना। धातु जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। हाँ, कुछ ऐसी धातु हैं जो अपवाद में है, जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया और कैल्शियम हो गया। ये क्या है, तो ये धातु के साथ अभिक्रिया कर लेती है, परंतु अधिकतर धातुएं जो है वो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। और वहीं अगर हम बात करें अधातु का, तो अधातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक ना। यह क्या करते हैं, यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके और संयोजक हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक ना। और ये धातुएं हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। फिर देखिए धातुएं जो है, धातुएं अवकारक होते हैं, ठीक ना। धातु कैसे होते हैं, अवकारक होते हैं, जबकि अगर हम अधातु का बात करें तो अधातु जो होते हैं वो ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में कुछ नाम है जैसे कि कार्बन, ठीक ना। चलिए, तो एक बार फिर से आप लोग इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग इसको फिर से याद कर लीजिएगा ताकि आप परीक्षा में लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, फिर अगला प्रश्न है आपका कि आहार श्रृंखला क्या है, ठीक ना। आहार श्रृंखला हम लोग किसे कहते हैं, ठीक ना। आहार जाल, आहार श्रृंखला, आप ऐसे बहुत सारे नाम आप पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे। तो उसी में से एक प्रश्न है आपका कि आहार श्रृंखला क्या है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। देखिए, प्रकृति में सभी जीव प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। कोई न कोई अन्य जीव पर ये आश्रित है, मतलब या तो उस पर डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट रूप से है, लेकिन उस पर आश्रित जरूर है, ठीक ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो बाल में किसी का जैसे जू रहता है, तो जू पूरी तरह से आश्रित किस पे है, उसी इंसान पे जिसके सर पे जू है, ठीक ना। और अगर हम लोग बात करें, हम लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग पेड़ पौधे पे आश्रित नहीं, लेकिन डायरेक्ट नहीं हो, लेकिन आप जो सब्जी खा रहे हो वो सब्जी आपको कहाँ से मिल रहा है, कोई ना कोई पेड़ पौधे से ही मिल रहा है ना। आप जो चावल खा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं से मिल रहा है। यानी कि हम लोग जैसे हम लोग दूध पीते हैं, ठीक ना। तो दूध हमें कहाँ से मिलता है, गाय से, है ना। गाय से मिलता है, भैंस से मिलता है, भेड़ से मिलता है, बकरी से मिलता है। यानी कि हमें कहीं ना कहीं हम किसी न किसी अन्य जीव पर पूरी तरह से क्या है, आश्रित है। तो वही है कि प्रकृति में कोई ऐसा जीव नहीं है जो किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। तो देखिए, प्रकृति में सभी जीव प्रत्यक्ष या फिर परोक्ष रूप से किसी न किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। तो जीवों की एक श्रृंखला होती है जो भोजन के लिए एक दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो विभिन्न जैविक स्तरों पर जीवों की यह श्रृंखला क्या कहलाती है बच्चों, तो ये श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, आहार श्रृंखला कहलाती है। आप देखते हैं जैसे कि आप पढ़े होंगे आहार श्रृंखला के बारे में, आहार जाल के बारे में, कि जैसे मान लो ये इस तरह से घास है, घास को कौन खाया, तो घास को खरगोश खाया, ठीक ना। कौन खाया, खरगोश खाया। और फिर खरगोश को देखते हैं, खरगोश को लोमड़ी खाया, ठीक ना। कौन खाया, लोमड़ी खाया। फिर लोमड़ी को शेर खा गया, शेर जब मर गया तो फिर इसको चींटी खाया। हाँ, तो शेर मर जाता है तो उसको चींटी ना खा के ख़त्म कर देता है, ठीक ना। शेर जब मर गया तो उसको चींटी खाया, चींटी को फिर कोई से कुछ जीव खा गया, फिर वैसे मतलब इसका चक्र क्या होता रहता है, चलते रहता है। इसका चक्र क्या होते रहता है, चलते रहता है, ठीक ना। तो इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं या फिर आहार जाल भी कहते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग जब परीक्षा में लिखेंगे ना, तो परीक्षा में हम लोग बस इतना ही लिखेंगे,
ठीक ना, शेर तक है, ठीक ना, इससे ज़्यादा हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं। हम लोग लिखेंगे घास को कौन खाया, खरगोश खाया, खरगोश को लोमड़ी, लोमड़ी को शेर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। चलिए, फिर अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया बच्चों कि स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें, ठीक ना। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं और विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, दोनों में कुछ कुछ अंतर बताइए। तो हम लोग स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे। स्वपोषी पोषण मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब आप ये कहिएगा कि नहीं भैया, अब सुबह सुबह तो खाना हम भी अपने से बनाए हैं, तो हम भी तो स्वपोषी हो गए। नहीं, आप अपना भोजन स्वयं नहीं बनाए हैं, आप किसी दूसरे जीव को मार करके या दूसरे जीव को ही आप क्या बनाए, भोजन के रूप में आप उसका उपयोग करें, इसलिए आप स्वपोषी नहीं है। आप कौन सा पोषी हो गए, विषमपोषी हो गए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जो पौधे या फिर जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि हरे पौधे, हरे पौधे क्या करते हैं कि पर्यावरण से अकार्बनिक पदार्थों को ले करके और उससे अपना भोजन बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि पेड़ पौधे सूर्य का प्रकाश लेते हैं, जड़ के माध्यम से जल लेते हैं, वायुमंडल से वो ऑक्सीजन लेते हैं, और पत्ता में जो उसका क्लोरोफिल होता है तो वहीं पे वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक ना, और स्वयं बना करके वो भोजन ग्रहण करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसी को काट करके हम लोग खा रहे हैं और हम लोग उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक। फिर हम लोग बात करते हैं विषमपोषी पोषण का। तो वे जीव जो अपने भोजन के लिए पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से कोई न कोई अन्य जीव पर आश्रित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विषमपोषी पोषण, ठीक ना। यानी कि आप स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में आसानी से उत्तर लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं कि भैया स्वपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषमपोषी पोषण उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। जैसे कि कौन अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, तो मनुष्य हो गया, ठीक ना, कोई भी जानवर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम लोग अपना भोजन पकाते हैं, बनाते नहीं हैं, ठीक ना। हम लोग अपना भोजन पका करके खाते हैं, है कि नहीं। चलिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है कि संक्षारण को परिभाषित करें और संक्षारण से बचने के कोई 2 उपाय लिखें, ठीक ना। संक्षारण किसे कहते हैं, तो देखिए, वायु तथा नमी की उपस्थिति में जब किसी धातु की परत बनकर क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं। आप देखते होंगे कि जैसे आपका घर का दरवाज़ा है या बाहर में आप कोई भी रड या फिर कोई भी धातु को अगर जब हम लोग ज़्यादा दिन तक बाहर में छोड़ देते हैं, तो जैसे सुबह सुबह जो शीत गिरता है या फिर पानी पड़ा, बरसात के सीजन पानी पड़ा या कुछ भी होता है, जब वो वायु, नमी या जल या अम्ल किसी के भी संपर्क में आने से हम लोग देखते हैं कि उसके ऊपर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद धीरे धीरे वो टूट के क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारित कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संक्षारित कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो वायु तथा नमी की उपस्थिति में जब किसी धातु की परत बनकर नष्ट हो जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक ना। और इससे बचने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, तो पहला उपाय तो यही कर सकते हैं भैया कि हमें क्या लगाना चाहिए, धातु के ऊपर यसद लेपन। यानी कि आप जो साइकिल चलाते हैं, साइकिल का हैंडल में आप देखते होंगे कुछ बढ़िया चमक रहा है, ठीक ना, तो उसमें दरअसल क्या किया जाता है, तो उसमें जिंक का परत चढ़ा हुआ होता है, ठीक ना। उसमें क्या होता है, जिंक का परत चढ़ा हुआ है जो कि वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक ना, तो जिसके कारण वो संक्षारित नहीं होता है। और दूसरा हम लोग उपाय क्या कर सकते हैं कि भैया अगर हम लोग जिंक का परत नहीं चढ़ा न सके तो हम क्या करेंगे, तो भाई आप उस धातु के ऊपर में क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। तो आप जब पेंट करेंगे तो पेंट करने से भी क्या होगा कि वो जल से संपर्क उसका टूट जाएगा, वायु से संपर्क उसका टूट जाएगा, फिर वो संक्षारित नहीं होगा, ठीक ना, फिर वो संक्षारित नहीं होगा। और अगर मान लीजिए आप यसद लेपन भी नहीं कर सकते, पेंट भी नहीं लगा सकते हैं, तो आप उस पर क्या कीजिए, ग्रीस लगा दीजिए। उस पर आप क्या लगा दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए या फिर तेल लगा दीजिए, जो आपको मोबिल वगैरह देखते हैं वो तेल लगा दीजिए, जिसके कारण भी वो क्या होगा कि वो संक्षारण नहीं होगा या फिर संक्षारित नहीं होगा, ठीक ना। कोई दिक्कत है इस प्रश्न पे है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए आपका। अगला प्रश्न पूछा है कि टिंडल प्रभाव किसे कहा जाता है, ठीक ना। टिंडल प्रभाव हम लोग किसे कहते हैं, टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए,
जब किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। आप डायरेक्ट अगर एक लाइन पे आपको समझना है तो आप क्या लिखिएगा कि किसी भी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को ही हम लोग क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि दूध एक कोलाइड है जिसमें वसा के कण जल में निलंबित होते हैं, जिसमें क्या होता है, वसा के कण जो होता है वो जल में मिले हुए होते हैं, ठीक ना। धुआं भी एक प्रकार का क्या है, कोलाइड है। यह यहाँ पे दूध के निलंबित पार्टिकल नीले रंग के का अधिक प्रकीर्णन करते हैं और यही कारण है कि टॉर्च के पास में मिश्रण नीला हमें दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे प्रकाश मिश्रण में आगे बढ़ता है मुख्यतः लाल रंग ही बच जाता है, ठीक ना। और टॉर्च से दूर मिश्रण का कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। आप देखते हैं कि जैसे आप घर में आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं कि आप एक कांच के गिलास में क्या लिए, दूध लिए, ठीक ना। और दूध लेने के बाद हम लोग एक टॉर्च से इस पर रोशनी डालेंगे, ठीक ना। तो रोशनी डालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ कण यहाँ से यहाँ आएंगे और आने के बाद ये क्या होते जाएंगे, ये फैल जाएंगे, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पे दूध का कण काफ़ी सटे, ठीक ना। दूध में जो जल है वहाँ पे वसा का कण मिला हुआ है, तो क्या करेगा कि यहाँ से आने वाले प्रकाश किरण को ये क्या कर देगा, विक्षेपित कर देगा। तो हम लोग जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य क्या है, सबसे अधिक है, जिसके कारण उसका प्रकीर्णन कम होता है। जबकि अगर हम बात करें नीले रंग का, तो नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, ठीक ना। प्रकाश प्रकीर्णन ज़्यादा होता है क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है। तो जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ आगे कौन सा रंग दिखाई देगा, तो लाल रंग दिखाई देगा, ठीक ना। कौन सा रंग दिखाई देगा, लाल रंग। और लाल रंग का दिखाई हमें क्यों देता है, तो उसका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है लाल रंग का, ठीक ना। क्योंकि उसका तरंगदैर्ध्य क्या है, ज़्यादा है। आपको जैसे एक प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि खतरे के निशान के रूप में लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है ना। जैसे आप देखते होंगे शादी में भी जो लड़की का जोड़ा पहनाया जाता है वो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का, क्योंकि वो खतरे का निशानी होता है, ठीक ना। लड़का को पहले ही सावधान करवाया जाता है कि भैया देखो ये इसको अगर लेके आ रहे हो तो ये तुम्हारे जीवन के लिए क्या है, खतरा है ना। उसको पहले ही संकेत बता दिया जाता है, लेकिन लड़का कहता है कि नहीं हम तो खतरों का खिलाड़ी हैं, हम उस खतरे से खेल लेंगे, है ना। और फिर बाद में पता चलता है कि उसका ज़िंदगी भ्रष्ट हो जाता है। चलिए फिर इसी प्रकार से आपका अगला सवाल है, आघातवर्धन्यता क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, ठीक ना। आघातवर्धन्यता किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझाइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि आघातवर्धन्यता धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे हम लोग आघातवर्धन, यानी कि कोई भी धातु को पीट करके उसे हम लोग पतला करके चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसे हम लोग आघातवर्धन्यता कहते हैं। लेकिन जब किसी धातु को पीट के या फिर खींच करके उसे हम लोग लंबा बना देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु की तन्यता, ठीक ना। आप यहाँ पे तन्यता और आघातवर्धन्यता दोनों पे आपको अंतर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अन्यथा आप कहिए कि धातु को पीट के लंबा कर दिए, उसको हम लोग कहेंगे आघातवर्धन्यता, नहीं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तन्यता कहेंगे। तो यहाँ पूछा गया है आपसे सिर्फ आघातवर्धन्यता के बारे में, तो क्या लिखेंगे कि धातुओं को हथौड़े से पीट कर पतली चादर बनाई जा सकती है और धातुओं के इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं, आघातवर्धन्यता कहते हैं। जैसे आपका लोहा भी देखते होंगे, सोना चांदी, इसको भी पीट के क्या किया जाता है, पतला किया जाता है, ठीक ना। और आभूषण इसका बनाया जाता है, छोटा से छोटा लोहा को क्या किया जाता है, पीट के अच्छा से लंबा चौड़ा किया जाता है, ठीक। आप लोहा में भी देखते होंगे, लोहा को भी पीट के क्या किया जाता है, पतला चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, आघातवर्धन्यता कहते हैं। चलिए फिर आपका अगला प्रश्न है कि क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण होते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, अजैव निम्नीकरण, ठीक ना। इसका क्या कारण है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, तो कुछ पदार्थों का जीवाणु दूसरे मृत जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है, परंतु कुछ पदार्थों का जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि घर में भी, जैसे आप जो भी घर का आपका जो कचरा है, यानी कि आप मान लीजिए मार्केट से आप कुछ सब्जी लेके आए, आप सब्जी का छिलका लिए और जिस प्लास्टिक के थैले में आप
उस सब्जी को ले करके आए थे, दोनों को हम लोग बाहर फेंक देते हैं। कुछ दिन के बाद 4-5 दिन के बाद देखते हैं कि सब्जी का छिलका पूरी तरह से क्या हो गया, नष्ट हो गया, सड़ के क्या हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो प्लास्टिक को हम लोग फेंके थे वो प्लास्टिक जैसा का तैसा आज भी है ना। यानी कि जो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, मतलब कुछ ही दिनों में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं जैव निम्नीकरण। और जो कभियों समाप्त नहीं होता है, हम लोग देखते हैं कि बहुत दिनों से कोई प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक का थैली, उसको देखते हैं कि वो ख़त्म नहीं होता है, नष्ट ही नहीं होता है, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कुछ पदार्थों का जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि जब जैसे आप कोई भी कचरा फेंकते हैं तो उसमें देखते हैं कि उसमें क्या लग जाता है, दिया लग जाता है ना, छोटा छोटा कीड़ा लग जाता है, और कीड़ा उसको खा करके क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो परंतु कुछ पदार्थों का अजैव प्रक्रम द्वारा अपघटन नहीं हो पाता है, अतः सब्जियों के अपशिष्ट, जंतुओं के अपशिष्ट, पत्ते आदि जैव निम्नीकरण है, क्योंकि जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव इन्हें जटिल से सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते, जबकि प्लास्टिक यानी कि पॉलीथीन आदि अजैव निम्नीकरण है, क्योंकि इनका अपघटन क्या होता है, नहीं होता है, ठीक ना, इसका अपघटन ही नहीं होता है, ठीक। कोई दिक्कत है इस प्रश्न पे? यानी कि जो आसानी से तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरण। और जो कभियों नष्ट नहीं होगा, यानी कि उसको नष्ट होने में बहुत समय लगेगा, सालों लग सकता है, 2 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 50 साल लगेगा, उसका कोई अता पता नहीं है, यानी कि वो जल्दी समाप्त होगा ही नहीं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरण, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यानी कि ओवरलोड होने से बचने के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो देखिए, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाने के लिए हमें निम्नलिखित सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्या क्या है? तो एक ही सॉकेट से अधिक विद्युत उपकरणों का संयोजन नहीं करना चाहिए। आप लोग देखते होंगे कि जब आप घर में आप जब काम कर रहे हैं तो हम लोग देखते हैं कि बिजली में जैसे एक आपका इस तरह से आपका जो बोर्ड है, बोर्ड का एक सॉकेट इस प्रकार से है, तो हम लोग देखते हैं कि कई सारा तार क्या करते हैं कि इसी सॉकेट में हम लोग डाल देते हैं। अब इस सॉकेट से जो भी तार जुड़ा हुआ है, अगर वो तार कमज़ोर है तो आपका वो तार भी जल जाएगा, सॉकेट भी जलने की संभावना बनी रहती है, ठीक ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसलिए हमें एक ही सॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा उपकरण नहीं जोड़ने चाहिए, ठीक ना। जितना उसका बर्दाश्त करने का क्षमता है उतने ही हमें उपकरण उसमें जोड़ने की आवश्यकता होती है, ठीक ना। और उच्च शक्ति वाले साधित्रों जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन, गीजर, एयर कंडीशनर आदि का एक साथ स्विच हमें ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज लेता है, ठीक ना। अब ये ज़्यादा वाट का रहता है तो जिसके कारण ये ज़्यादा वोल्टेज लेता है। अब ज़्यादा वोल्टेज एक साथ जब सभी को अगर हम ऑन करते हैं तो ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी, और अगर हमारा तार क्या है, कमज़ोर है, तो तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक ना। तार क्या हो जाएगा, जल जाएगा, और जब तार जल जाएगा, अति भारण होगा, तार जलेगा, लघु पतन होगा, तो फिर इसके कारण से आपका घर में आग भी लग सकता है, ठीक ना, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस चीज़ से हमें बचने की आवश्यकता है। इसलिए आप घर में जब भी तार लगाएं तो थोड़ा सा हेवी क्वालिटी का तार लगाएं, ठीक ना, सोना का तार लगाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए, ठीक ना। क्या पूछा गया है, जलानुवर्तन को दर्शाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना। देखिए, लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा लेते हैं, इसमें मिट्टी और खाद का मिश्रण भर देते हैं, ठीक ना, और इसके एक सिरे पर एक पौधा लगा देते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घर में क्या कर लेते हैं, इस प्रकार से एक गमला लिए, ठीक ना, और ये खिड़की के साइड में इस तरह से हम लोग इस गमले को रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या किए कि गमला में मिट्टी भरें, और मिट्टी भर के यहाँ पे एक पौधा लगा दिए। तो यहाँ पे कुछ इसका जड़ क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, और ये बाकी जो है वो किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना, ऊपर की ओर जाएगा। जो भी है पेड़ थोड़ा सा चित्रकारी में हमारा बड़ा झोल है ना। तो इसके एक सिरे पर एक पौधा लगा देते हैं। डिब्बे में
पौधे की विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ देते हैं। पौधे को उसी कीप के द्वारा प्रतिदिन पानी देते हैं। लगभग 1 सप्ताह के बाद पौधे के निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखते हैं तो पौधे की जड़ों की वृद्धि उसी दिशा में दिखाई देती है जिस दिशा में कीप के द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती थी। यानी देखिए, अगर आप इस प्रकार से आप पौधा लगाएं और यहाँ पौधे में आप सिर्फ पानी इधर दे रहे हैं, ठीक ना, सिर्फ पानी इस साइड में दे रहे हैं, तो ये सभी जड़ किधर मुड़ जाएगा, इधर, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इधर ही उसको पानी मिल रहा है, इसके कारण सभी जड़ क्या हो जाएगा, इधर मुड़ जाएगा। जैसे प्रकाशानुवर्तन में देखे थे हम लोग कि जब खिड़की के साइड में अगर हम लोग कोई पौधा को लगाते हैं तो जिधर से उसको प्रकाश की किरणें मिलती है उधर क्या हो जाता है, पौधा उधर मुड़ जाता है, ठीक ना। तो उसी प्रकार से जलानुवर्तन का मतलब क्या हो गया कि जिधर उसको पानी आसानी से मिल सकता है, ठीक ना, जिधर उसे पानी आसानी से मिलता है उधर ही क्या हो जाता है, जड़ मुड़ जाता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं, ठीक ना। यानी कि जिस दिशा में कीप के द्वारा पौधे को सिंचाई की जाती है यह उधर ही मुड़ जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जलानुवर्तन कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है, ठीक ना। क्या पूछा है कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय का एक तंत्र विकसित कर लिया जाता है क्योंकि यह शरीर की सभी प्रतिवर्त को नियंत्रित करता है, ठीक ना। ये शरीर के सभी प्रतिवर्त को क्या करता है, नियंत्रित करता है तथा इसकी पर्यावरण के हानिकारक परिवर्तनों से यह क्या करता है, सुरक्षित करता है, ठीक ना। ये क्या करता है कि पर्यावरण से होने वाले खतरों से ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है और यह एक ऐच्छिक गतियों को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक ना। समन्वय तंत्र क्या करता है, तो यह ऐच्छिक गतियों को भी नियंत्रित करता है। यानी कि देखिए, हम कोई भी काम को कर रहे हैं तो जैसे अभी हम इधर उधर टहल रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो हमें क्या बोलना है, किधर चलना है, ये सभी चीज़ें हमारा नियंत्रण करता है, तो समन्वय तंत्र, ठीक ना। यही हमें क्या करता है, नियंत्रित करता है कि भैया कितना चलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कब बोलना है और कहाँ रुकना है ना। तो यह अनैच्छिक गतियों को भी नियंत्रित करता है। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं तो ये हम अपने इच्छा से ले रहे हैं या बिना इच्छा से भी लेते हैं, हम लोग एनी टाइम सांस ले रहे हैं, दिल का धड़कन हो गया, सांस लेना हो गया, ये तो हमारा जब चाहे मतलब बिना चाहे भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको भी नियंत्रित कर लेते हैं, ठीक ना। कभी कभी हम लोग सांस को भी क्या करते हैं, रोक करके रखते हैं, है ना। यानी कि यह अनैच्छिक क्रियाओं को भी क्या करती है, नियंत्रित करती है। यह जीवों को सोचने, विचारने, विश्लेषण करने, निष्कर्ष निकालने, निर्णय लेने आदि की क्षमता भी यह प्रदान करती है, ठीक ना। यह जीवों को अधिकतम लाभ के लिए उचित प्रकार की प्रतिक्रिया करने में क्या करती है, सहायक होती है, ठीक ना। चलिए, कोई दिक्कत है इस प्रश्न पे? नहीं है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीव को क्या कर देते हैं, पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। जैसे हम लोग पोषी स्तर में देखें, प्रथम पोषी स्तर में कौन था, घास था, फिर क्या था, खरगोश, फिर तीसरा में लोमड़ी, उसके बाद शेर। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे 4 पोषी स्तर। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर एक पोषी स्तर को पूरी तरह से क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, तब क्या होगा, ठीक ना। अगर मान लेते हैं हम लोग 20 से खरगोश को हटा देते हैं, ठीक ना। अब क्या लोमड़ी घास खाएगी? तो लोमड़ी मरेगी कि जिंदा रहेगी? अगर लोमड़ी मर गई तो शेर फिर किसको खाएगा? शेर तो मांसाहारी है ना। अब शेर भी मर गया, इधर ये भी मर गया, अब घास भी क्या करेगा, उग के पूरा गोटे झाड़ी उड़ी बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो ये कि यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो इससे पहले वाले स्तर के जीवों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक ना। इससे पहले वाले, जैसे कि अभी देखिए, मान लीजिए आप देखते होंगे कि ये जैसे घास है, ठीक ना। अब घास खाने वाला खरगोश भी है, ठीक ना। घास खाने वाला कौन है, खरगोश है, आपका ये क्या बोलते हैं, हिरन है, ठीक ना, बकरी है, गाय है, इस तरह से बहुत सारे पोषी स्तर इस पे। अब अगर यहाँ पे जितने भी है, ये जो द्वितीय पोषी स्तर में है, सबको एक साथ क्या कर दिया गया,
मार दिया गया। अब मार दिया गया तो अभी घास खाने वाला कोई भी है क्या? यानी कि साग जो घास खाने वाले जितने भी जीव थे सबको मार दिए, तो क्या घास खाने वाला कोई भी और बचा क्या? जब नहीं बचा तो घास क्या हो जाएगा? चारों तरफ बढ़ जाएगा। अब जो बाकी जीव जो मांसाहारी जीव थे, जो सिर्फ और सिर्फ मांस खा के ही जीवित रहते थे, वो क्या हो जाएंगे? वो भी नष्ट हो जाएंगे। यानी कि अगर जब हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार देते हैं तो इससे पहले वाले स्तर के सभी जीवों की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी, जिससे उनका भोजन तीव्रता से खत्म हो जाएगा, जबकि उसके बाद आने वाले पोषी स्तर को भोजन ही नहीं मिल पाएगा। ठीक ना, उसके बाद वाले जितने पोषी स्तर है उसे भोजन ही नहीं मिल पाएगा। अतः वे भोजन के अभाव में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक ना, वो क्या हो जाएंगे? भोजन के अभाव में। भाई उसको कुछ भोजन में, अब वो घास खा नहीं सकता और उसको खाने के लिए कोई भी जीव बचा नहीं है, तो अतः वे भोजन के अभाव में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, अथवा किसी अन्य स्थान पर वो चले जाएंगे। ठीक है, उस स्थान से वो दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। हम लोग उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि सभी जीव शाकाहारी जंतु जैसे कि हिरण, खरगोश आदि क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, तो अगले पोषी स्तर वाले जो जीव हैं जैसे शेर, बाघ आदि को भोजन ही नहीं मिल पाएगा और वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक ना, और वे या तो मर जाएंगे या फिर वहाँ से पलायन करके दूसरे क्षेत्र पे चले जाएंगे, यानी कि वो दूसरे जंगल में चले जाएंगे जहाँ पे उनको अपना खाने का भोजन मिल सके। तो इस प्रकार हिरण, गाय, खरगोश आदि नहीं होने पर घास पौधे क्या हो जाएंगे? अधिक हो जाएंगे। ठीक ना, अगर इन लोगों को अगर हम लोग मार देते हैं तो घास और पेड़ पौधा भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसको खाने वाला कोई है नहीं। ठीक ना, और बाघ वगैरह, जो बाघ, शेर जो भी है, जो मांसाहारी जीव है, वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, क्योंकि उनके लिए खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ठीक ना, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आए होंगे, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।